कहते हैं जिज्ञासा यानी कुछ नया जानने की चाहत इंसान को तरक्की की ओर ले जाती है। लेकिन कभी-कभी यही जिज्ञासा आपको मौत के दरवाजे तक भी ले जा सकती है। मुझे ये बात अब समझ आई है जब मैं अपने कमरे में अंधेरे में बैठा हूं और हर छोटी सी आहट पर मेरी जान निकल जाती है। मेरा नाम समीर है और मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी मेरा दोस्त रोहित। रोहित उन लोगों में से था जिन्हें डर शब्द का मतलब नहीं पता था। उसे पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर बनने का भूत सवार था। उसका एक छोटा सा यूट्यूब चैनल था जहां वो भूतों की कहानियां डालता था। लेकिन उसे एक बड़ा ब्रेक चाहिए था, एक ऐसी वीडियो जो वायरल हो जाए। और उसी वायरल वीडियो की तलाश हमें काली घाटी तक ले आई। काली घाटी शहर से करीब 150 किलोमीटर दूर एक घना आरक्षित जंगल। वहां के बारे में सैकड़ों कहानियां मशहूर थीं। लोग कहते थे कि सूरज ढलने के बाद उस जंगल से गुजरने वाली गाड़ियां अक्सर गायब हो जाती हैं। और वहां के पुराने अंग्रेजों के जमाने के बंद पड़े फॉरेस्ट गेस्ट हाउस के बारे में तो स्थानीय लोग बात करने से भी डरते थे। किंवदंती थी कि 100 साल पहले वहां एक औरत रहती थी जिसे गांव वालों ने चुड़ैल मानकर जिंदा जला दिया था। कहते हैं उसकी राख आज भी उस जंगल की मिट्टी में मिली हुई है और वो आज भी अपना बदला लेने के लिए भटकती है। मैं वहां जाने के बिल्कुल खिलाफ था, लेकिन रोहित वो नहीं माना। अरे समीर यार, सोच अगर हमें वहां कुछ सच में मिल गया, हमारे चैनल के मिलियन सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे रातों रात। तू बस कैमरा पकड़ना, बाकी मैं संभाल लूंगा। रोहित ने अपनी एसयूवी की पिछली सीट पर कैमरा और ट्राइपॉड रखते हुए कहा था। मुझे नहीं पता था कि वो कौन सी चीज थी जिसे वो संभालने की बात कर रहा था। हमने शाम को सफर शुरू किया। प्लान था कि रात के 12 बजे यानी विचिंग आवर में हम उस गेस्ट हाउस में पहुंचेंगे। जैसे जैसे हम शहर से दूर होते गए, सड़कें पतली और सुनसान होती गईं। रात के 10 बजे तक हम काली घाटी के मुहाने पर थे। वहां एक पुराना बोर्ड लगा था, सूर्यास्त के बाद जंगल में प्रवेश वर्जित है, वन विभाग। रोहित ने उस बोर्ड को देखकर गाड़ी की रफ्तार और बढ़ा दी। अरे अभी तो असली मजा है भाई। वो हंस रहा था, लेकिन उसकी हंसी मुझे खिसियानी लग रही थी। जंगल के अंदर घुसते ही माहौल बदल गया। हवा में एक अजीब सी नमी और ठंडक थी। दोनों तरफ के ऊंचे ऊंचे साल और सैगौन के पेड़ ऐसे लग रहे थे जैसे अंधेरे में खड़े कंकाल हों जो अपनी लंबी बाहें फैलाकर हमारा स्वागत कर रहे हों। हमारी गाड़ी की हेडलाइट्स सिर्फ सामने की 100 मीटर सड़क को रोशन कर रही थीं, उसके आगे सिर्फ गहरा काला अंधेरा था। करीब 5 किलोमीटर अंदर जाने के बाद रोहित की गाड़ी का जीपीएस सिग्नल खो गया। मैप पर हमारी लोकेशन एक गोल दायरे में घूमने लगी। सिग्नल गया, मैंने अपना फोन चेक करते हुए कहा। मेरी आवाज में घबराहट साफ थी। रोहित, ये सही नहीं लग रहा है, हमें वापस चलना चाहिए। अगर गाड़ी खराब हो गई तो यहां कोई मदद भी नहीं मिलेगी। चिल कर यार समीर, मुझे रास्ता पता है। मैंने पुराने नक्शे देखे हैं। बस एक कच्चा रास्ता दाईं तरफ मुड़ेगा, वहीं है वो गेस्ट हाउस। और वाकई कुछ देर बाद हमें मुख्य सड़क से कटकर जंगल के बीचों बीच जाता एक कच्चा पथरीला रास्ता दिखाई दिया। गाड़ी उस पर हिचकोले खाने लगी। सूखी झाड़ियां गाड़ी की बॉडी से रगड़ खा रही थीं, जिनकी आवाज ऐसी थी जैसे कोई नाखूनों से खरोच रहा हो। खिर्र खिर्र। अचानक रोहित ने जोर से ब्रेक मारा। हम दोनों अपनी सीटों से आगे की तरफ झुके। सामने हेडलाइट की रोशनी में एक लोहे का विशाल गेट खड़ा था। उस पर जंग की मोटी परत चढ़ी थी और जंगली बेलें लिपटी हुई थीं। गेट के ऊपर पत्थर के मेहराब पर धुंधले अक्षरों में लिखा था, काली घाटी फॉरेस्ट रेस्ट हाउस 1912। हम पहुंच चुके थे। वाओ, देख रहा है समीर, कितना डरावना लग रहा है ये। रोहित ने अपना कैमरा उठाया और रिकॉर्डिंग ऑन कर दी। हेलो दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं काली घाटी के उस बदनाम गेस्ट हाउस के सामने। टाइम है रात के 11:45 और आप देख सकते हैं यहाँ का माहौल कितना खौफनाक है। वो अपनी कमेंट्री कर रहा था, लेकिन मेरा ध्यान कहीं और था। गेस्ट हाउस की इमारत गेट से थोड़ी दूर थी।
वो 2 मंजिला थी, पत्थर की बनी हुई। उसकी खिड़कियों के कांच टूट चुके थे और वो अंधेरी आंखों की तरह हमें घूर रही थीं। मैंने गाड़ी का शीशा थोड़ा सा नीचे किया। बाहर एक जानलेवा सन्नाटा था। जंगल में रात को कीड़ों की, जानवरों की आवाजें होती हैं, लेकिन यहां कुछ नहीं। ऐसा लग रहा था जैसे जंगल ने अपनी सांस रोक रखी हो। चल बाहर निकलते हैं, रोहित ने कहा और अपनी तरफ का दरवाजा खोला। मैं न चाहते हुए भी बाहर निकला। मेरे पैर कांप रहे थे। बाहर की हवा बर्फ जैसी ठंडी थी और उसमें एक अजीब सी गंध थी, जैसे गीली मिट्टी में मोगरे के फूल सड़ रहे हों। एक बहुत ही मीठी मगर मन खराब करने वाली गंध है। रोहित गेट की तरफ बढ़ा। कैमरा उसके हाथ में था। मैं उसके पीछे टॉर्च लेकर चल रहा था। हम गेट से बस कुछ ही कदम दूर थे कि तभी वो आवाज आई। इसने मेरे खून को जमा दिया। ये जंगल के सन्नाटे को चीरती हुई आई थी। ये किसी जानवर की आवाज नहीं थी। ये हवा की साई साई नहीं थी। ये एक औरत की आवाज थी, बहुत धीमी, बहुत सुरीली, जैसे कोई मां अपने बच्चे को सुलाने के लिए लोरी गा रही हो। मैं वहीं जम गया। रोहित, मैंने फुसफुसाया, तूने सुना? रोहित भी रुक गया था। उसने कैमरा उस दिशा में घुमाया जहां से आवाज आ रही थी, गेस्ट हाउस के पीछे के घने अंधेरे की तरफ। शायद हवा होगी, रोहित ने कहा, लेकिन पहली बार मुझे उसकी आवाज में डर का कंपन सुनाई दिया। चल जल्दी अंदर चलते हैं, शायद अंदर से कोई जानवर आवाज कर रहा हो। वो बहाना बना रहा था। मैं जानता था और वो भी जानता था। जंगल के बीचों बीच आधी रात को कोई जानवर लोरी नहीं गाता। हमने जंग लगे गेट को धक्का दिया। एक कान फाड़ देने वाली चर मराहट के साथ गेट खुला। हमने उस परिसर में कदम रखा जहां पिछले 50 सालों से शायद कोई इंसान जिंदा वापस नहीं आया था। और उस लोरी की आवाज अब थोड़ी तेज हो गई थी। हम उस लोहे के गेट को पार कर चुके थे। अब पीछे मुड़ना नामुमकिन था, या कम से कम रोहित तो पीछे मुड़ने के मूड में बिल्कुल नहीं था। गेस्ट हाउस का मुख्य दरवाजा भारी सागौन की लकड़ी का बना था। उस पर दीमक ने अपना घर बना लिया था। अजीब बात यह थी कि दरवाजे पर कोई ताला नहीं था, वो बस बंद था। रोहित ने कैमरे को एक हाथ में संभाला और दूसरे हाथ से दरवाजे को धक्का दिया। क्री! धड़ाम! दरवाजा अंदर की तरफ खुला और अपनी ही सड़ी हुई कब्जों से टूटकर एक तरफ लटक गया। अंदर से धूल और सीलन का एक भपका बाहर आया, जिसने हमारा दम घोंट दिया। हम दोनों खांसने लगे। हमने अपनी टॉर्च की रोशनी अंदर डाली। सामने एक विशाल हॉल था। कभी यह जगह बहुत आलीशान रही होगी, लेकिन अब यह किसी खंडर जैसा था। ऊंची छत से प्लास्टर झड़कर फर्श पर गिरा हुआ था। पुराने जमाने के सोफे और कुर्सियां सफेद चादरों से ढकी हुई थीं। अंधेरे में टॉर्च की रोशनी पड़ने पर वो चादरें ऐसी लग रही थीं जैसे कोई सफेद कफन ओढ़े बैठा हो। समील, बहुत हो गया। मैंने उसका हाथ पकड़ा। मेरी हथेलियां पसीने से तर थीं। वो आवाज सुनी थी ना तूने? यहां सच में कुछ है, चल वापस। रोहित ने अपना हाथ झटक लिया। उसकी आंखों में एक अजीब सी सनक थी, वायरल कंटेंट की सनक। पागल है क्या समीर? अब तो असली खेल शुरू हुआ है। ये वीडियो इतिहास बनाएगी। तू बस मेरे पीछे रह और लाइट दिखा। वो आगे बढ़ गया, हॉल के बीचों बीच। मैं ना चाहते हुए भी उसके पीछे चलने लगा। मेरे जूतों के नीचे कांच के टुकड़े और सूखा प्लास्टर चरमरा रहा था। अचानक वो गुनगुनाने की आवाज फिर आई। इस बार ये बाहर से नहीं, अंदर से आई थी। और ये आवाज हमारे ऊपर से आ रही थी, पहली मंजिल से। हम दोनों वहीं रुक गए। रोहित ने कैमरा ऊपर छत की तरफ कर दिया।
कोई है वहां? रोहित चिल्लाया। उसकी आवाज खाली हॉल में गूंज गई। हम यूट्यूबर हैं, बस वीडियो बनाने आए हैं। कोई जवाब नहीं, लेकिन गुनगुनाने की आवाज बंद हो गई और फिर कदमों की आवाज शुरू हुई। ठक ठक ठक। ऊपर की लकड़ी की छत पर कोई चल रहा था। कदम बहुत धीमे थे, बहुत सधे हुए, जैसे कोई शिकार कर रहा हो। वो कदम सीढ़ियों की तरफ बढ़ रहे थे। वो नीचे आ रही है। मेरा गला पूरी तरह सूख चुका था। रोहित की हिम्मत अब जवाब दे रही थी, लेकिन कैमरे का लालच उसे रोके हुए था। चल समीर, सीढ़ियों के पास चलते हैं। अगर कोई नीचे आ रहा है तो उसे कैमरे में कैद करना ही होगा। वो पागलपन था, शुद्ध पागलपन, लेकिन मैं उसे अकेला नहीं छोड़ सकता था। हम हॉल के कोने में बनी चौड़ी लकड़ी की सीढ़ियों के पास पहुंचे। हमने अपनी टॉर्च की रोशनी ऊपर सीढ़ियों पर डाली। वहां कोई नहीं था, सिर्फ धूल और अंधेरा। कदमों की आवाज रुक गई थी। हम धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ने लगे। हर सीढ़ी हमारे वजन से चीख रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा घर हमारी मौजूदगी का विरोध कर रहा हो। हम पहली मंजिल पर पहुंचे। वहां एक लंबा संकरा गलियारा था, जिसके दोनों तरफ कमरों के दरवाजे थे। ज्यादातर दरवाजे टूट चुके थे या खुले पड़े थे, लेकिन उस गलियारे में कुछ अजीब था। नीचे के मुकाबले यहां ठंड बहुत ज्यादा थी, इतनी कि मेरे मुंह से भाप निकल रही थी। और वो गंध, मोगरे और सड़न की गंध, यहां इतनी तेज थी कि मेरा सिर चकराने लगा। रोहित, मुझे चक्कर आ रहे हैं। श्श! रोहित ने अपने होठों पर उंगली रखी। सुन। सन्नाटा। तभी गलियारे के आखिरी सिरे पर एक दरवाजा अपने आप धीरे धीरे खुलने लगा। चिर्र। वो दरवाजा बाकियों से अलग था। वो टूटा हुआ नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे उस कमरे की देखभाल की जाती हो। रोहित ने कैमरा उस दरवाजे पर फिक्स कर दिया। ऑडियंस, आप देख सकते हैं, वो दरवाजा अपने आप खुला है। हवा बिल्कुल नहीं चल रही है। ये पैरानॉर्मल है। वो अपनी कमेंट्री कर रहा था, लेकिन मेरी नजर कुछ और देख रही थी। उस दरवाजे के अंधेरे में मुझे दो लाल बिंदु दिखाई दिए। वे अंगारे नहीं थे, वे आंखें थीं। वे जमीन से करीब 7 फुट की ऊंचाई पर थीं। इसका मतलब जो कोई भी वहां था, वो इंसान से कहीं ज्यादा लंबा था। रोहित, आंखें, वहां आंखें हैं। मैंने उसका कंधा पकड़कर जोर से खींचा। रोहित ने भी उसे देख लिया था। उसका कैमरा हिल गया और तभी उस कमरे से एक चीख निकली। ये कोई लोरी नहीं थी। ये एक ऐसी भयानक, अमानवीय चीख थी जिसने खिड़कियों के बचे खुचे कांच भी चटका दिए। वो चीख इतनी तेज थी कि हमें अपने कान बंद करने पड़े। भाग समीर! रोहित चिल्लाया। हम मुड़े और सीढ़ियों की तरफ भागे। हम गिरते पड़ते नीचे उतरे, लेकिन जैसे ही हम नीचे हॉल में पहुंचे, एक जोरदार धमाका हुआ। धड़ाम! दरवाजा जिससे हम अंदर आए थे, वो अपने आप बंद हो गया था। रोहित ने दरवाजे को पीटना शुरू किया। खुल, खुल जा! लेकिन दरवाजा जाम हो चुका था। हम फंस चुके थे। और तभी हमारे पीछे सीढ़ियों के ऊपर से फिर से वो लोरी शुरू हो गई। इस बार वो बहुत पास थी। वो सीढ़ियां उतर रही थी। हम उस जाम दरवाजे से पीठ सटाए खड़े थे। हमारे सामने वो विशाल अंधेरा हॉल था और उसके बीच में वो चौड़ी सीढ़ियां थीं जहां से मौत धीरे धीरे नीचे उतर रही थी।
लोरी की आवाज अब इतनी पास थी कि ऐसा लग रहा था जैसे कोई हमारे कान में फुसफुसा रहा हो। रोहित ने अपनी टॉर्च की रोशनी सीढ़ियों पर डाली। उसका हाथ इतना कांप रहा था कि रोशनी नाच रही थी। और फिर हमने उसे देखा। सबसे पहले हमें उसके पैर दिखाई दिए। वो नंगे पैर थी, लेकिन कुछ गलत था, बहुत गलत। उसके पैर उल्टे थे, एड़ियां आगे की तरफ थीं और पंजे पीछे की तरफ। मेरी सांस गले में अटक गई। मैंने बचपन में दादी नानी से सुनी कहानियों में यह सुना था, लेकिन अपनी आंखों से देखना यह किसी बुरे सपने से भी बदतर था। वो धीरे धीरे नीचे आ रही थी। उसका कद वो सामान्य इंसान से बहुत लंबी थी, शायद 7 फीट से भी ज्यादा। उसने एक पुरानी मैली कुचैली लाल रंग की साड़ी पहन रखी थी जो जगह जगह से फटी हुई थी और हवा में लहरा रही थी, जबकि हॉल में कोई हवा नहीं थी। उसका चेहरा, शुक्र है कि उसका चेहरा उसके लंबे उलझे हुए काले बालों से ढका हुआ था, लेकिन उन बालों के पीछे से वही 2 लाल आंखें अंगारों की तरह चमक रही थीं जो सीधे हमें घूर रही थीं। वो सीढ़ियों के आखिरी पायदान पर आकर रुक गई। सन्नाटा छा गया। लोरी बंद हो गई। रोहित, वो बेवकूफ, अपनी दहशत के बावजूद अपना कैमरा ऊपर उठा रहा था। रोहित, क्या कर रहा है? कैमरा बंद कर, मैंने फुसफुसाया। लेकिन रोहित पर जैसे कोई जुनून सवार था। ये सबूत है समीर, दुनिया देखेगी इसे। उसने कैमरे की फ्लैशलाइट ऑन कर दी। यही उसकी आखिरी गलती थी। जैसे ही फ्लैश की तेज रोशनी उस पर पड़ी, वो चुड़ैल चीख पड़ी। ये पहले वाली चीख नहीं थी, ये गुस्से वाली, कान फाड़ देने वाली दहाड़ थी। और अगले ही पल वो अपनी जगह से गायब हो गई। वो चलकर नहीं आई, वो हवा में तैरती हुई पलक झपकने में हमारे सामने आ खड़ी हुई। अब मैं उसके चेहरे को करीब से देख सकता था। बालों के बीच से उसकी त्वचा वो जली हुई थी, काली झुलसी हुई खाल, और वो गंध, सड़े हुए मांस और मोगरे की गंध इतनी तेज थी कि मुझे उल्टियां आने लगीं। उसने अपना लंबा जला हुआ हाथ बढ़ाया। उसकी उंगलियां स्वाभाविक रूप से लंबी थीं और नाखून जानवरों जैसे नुकीले। उसने मुझे नहीं, रोहित को पकड़ा। रोहित, मैंने चिल्लाया और उसका दूसरा हाथ पकड़ने की कोशिश की, लेकिन उस चुड़ैल की ताकत अमानवीय थी। उसने रोहित को, एक 6 फीट के हट्टे कट्टे आदमी को जैसे कोई गुड़िया हो, एक हाथ से हवा में उठा लिया। रोहित हवा में हाथ पैर मार रहा था। उसका कैमरा नीचे गिरकर टूट गया। रोहित, रोहित बचाओ, रोहित, रोहित बचाओ, वो चिल्ला रहा था। वो चुड़ैल उसे अपने चेहरे के पास ले गई और पहली बार मैंने उसे मुस्कुराते हुए देखा। उसके जले हुए होंठों के बीच से नुकीले काले दांत दिख रहे थे। बहुत साल हो गए, ताजा खून, मेरी हिम्मत जवाब दे गई। मैं अपनी जान बचाने के लिए स्वार्थी हो गया। मेरी नजर हॉल की एक बड़ी खिड़की पर पड़ी जिसका कांच आधा टूटा हुआ था। वो दरवाजा नहीं था, लेकिन बाहर निकलने का वही एक रास्ता था। समीर, रोहित आखिरी बार चिल्लाया, इससे पहले कि उस चुड़ैल ने उसके दूसरे हाथ से उसका गला पकड़ लिया। मैंने रोहित की तरफ आखिरी बार देखा। उसकी आंखों में जो खौफ था वो मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा। मैं मुड़ा और खिड़की की तरफ भागा। मैंने अपनी पूरी ताकत से छलांग लगा दी। छपाक! कांच के टुकड़े मेरे कपड़ों को फाड़ते हुए मेरी त्वचा में घुस गए। मैं बाहर झाड़ियों में गिरा। दर्द का एहसास बाद में हुआ। पहले मैं उठकर दौड़ना शुरू कर दिया। मैं जंगल में पागलों की तरह भाग रहा था। कांटे मेरे चेहरे और हाथों को छील रहे थे, लेकिन मैं रुका नहीं। मुझे पीछे से रोहित की चीखें सुनाई दे रही थीं, जो अब इंसानी चीखें नहीं लग रही थीं। वो दर्द और दहशत की एक लंबी गूंजती हुई पुकार थी। और फिर वो लोरी फिर शुरू हो गई। वो गेस्ट हाउस से आ रही थी, जैसे वो जीत का जश्न मना रही हो। मैं कैसे गाड़ी तक पहुंचा, कैसे चाबी लगाई और कैसे वहां से भागा, मुझे कुछ याद नहीं। मुझे बस याद है कि मैं एक्सीलरेटर पर पैर दबाए हुए था और मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। आज इस बात को 6 महीने हो चुके हैं।
मैंने पुलिस को सब बताया। वो जंगल में गए, उन्हें मेरी एसयूवी के टायरों के निशान मिले, उन्हें गेस्ट हाउस का टूटा हुआ दरवाजा मिला, लेकिन उन्हें रोहित नहीं मिला, ना ही उसका कैमरा मिला। वहां सिर्फ धूल थी और फर्श पर राख का एक ढेर था, वही राख जिसके बारे में गांव वाले बातें करते थे। पुलिस ने फाइल बंद कर दी। उन्होंने इसे जंगली जानवर का हमला या लापता मान लिया। लेकिन मैं जानता हूं सच क्या है। अब मैं रात को सो नहीं पाता, मैं अंधेरे में नहीं रह पाता। मैंने अपना घर बदल लिया है, शहर बदल लिया है, लेकिन एक चीज है जो मेरा पीछा नहीं छोड़ती। कभी कभी रात के गहरे सन्नाटे में जब हवा चलती है तो मुझे लगता है कि मुझे मेरे कमरे की खिड़की के बाहर से मोगरे की सड़ी हुई गंध आ रही है, और दूर कहीं से एक धीमी सी गुनगुनाने की आवाज सुनाई देती है। वो काली घाटी में नहीं रुकी। मुझे लगता है वो मेरे साथ चली आई है और अब वो मेरी बारी का इंतजार कर रही है।